हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलप होने के क्या क्या कारण थे, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट की गई, क्यों इसकी ग्रोथ हुई, व्हाट आर द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि क्या रीज़न रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हुई, तो एक मोटे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन रीज़न था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ करने का वो यही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रो किया ओनली विद द पर्पस टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, टू मेक चेक ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अर्थात जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम बढ़ा, उनका पावर्स बढ़ी, उनको पावर्स दी गई, डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई, तो उनके ऊपर चेक बनाने के लिए ताकि वो उस पावर का मिसयूज़ ना करें जो उनको दी गई हैं, वो आर्बिट्ररी यूज़ ना करें पावर का, उनको चेक करने के लिए, उनके ऊपर चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हुई। तो हम बहुत सारे रीज़न डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ के। तो मैं आपको पहला रीज़न डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारी कंट्री में 20वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ था, पर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि बाकी कंट्री में भी 20वीं सेंचुरी के बाद ही डेवलप हुआ। इवन बहुत सारी कंट्री में 20वीं सेंचुरी से पहले ही डेवलप हो गया था। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत पहले डेवलप हो गया था। इंडिया में 20वीं सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ, और इंडिया में डेवलप होने के क्या क्या कारण थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहला कारण था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने का या डेवलप होने का, वो था चेंज इन द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट। चेंज इन द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट। फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलप होने का कारण था कि गवर्नमेंट की जो फिलोसफी थी ना, जो गवर्नमेंट की विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उसमें चेंज हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हुई। क्या था, पहले पुराने समय में गवर्नमेंट जो थी वो लेजिस फेयर के कंसेप्ट को फॉलो करती थी। लेजिस फेयर के कंसेप्ट को गवर्नमेंट फॉलो करती थी। लेजिस फेयर का मतलब होता है लेट द मैन फ्री, मैन को फ्री कर दो, इंडिविजुअल को फ्री कर दो। मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइजेस। क्या मतलब होता है लेजिस फेयर का? मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइजेस एंड मैक्सिमम फ्री एंटरप्राइजेस। या फिर लेट द मैन फ्री, लेट द मैन फ्री। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है उसका देश के उद्योगों में, जो देश के उद्योग हैं, देश में जो रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, जो भी चीज़ें हैं देश की, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें गवर्नमेंट का कम कंट्रोल हो, गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होना चाहिए। ये होता है लेजिस फेयर का मतलब। अर्थात मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइजेज एंड मैक्सिमम फ्री एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज को फ्री कर दो। ये होता है लेजिस फेयर का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को पुराने समय में फॉलो किया जाता था। इस कंसेप्ट को जब गवर्नमेंट फॉलो करती थी तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं था, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं थी, गवर्नमेंट ने कुछ करना ही नहीं। रेलवे प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, इंडस्ट्री, कंपनी के मालिक प्राइवेट इंडिविजुअल होते थे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती थी। तो गवर्नमेंट के पास काम बड़ा कम था, काम बहुत कम था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने लेजिस फेयर के कंसेप्ट को छोड़कर सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अपनाया, सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट का काम बढ़ गया,
सोशल वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो काम करती है, वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, बड़े बड़े उद्योगों को अपने अंदर रखती है, सारा कुछ खुद करती है। मैक्सिमम फ्री एंटरप्राइजेस नहीं होता, मैन फ्री नहीं होते, लोगों के अंडर नहीं होता कंट्रोल, बल्कि गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। रेलवे, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जो भी काम है गवर्नमेंट खुद देखती है, खुद एम्प्लॉय को सैलरी देती है, खुद सब कुछ रेगुलेट करती है। अब जब कंसेप्ट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, गवर्नमेंट की जो फिलोसफी थी लेजिस्लेचर की, इस फिलोसफी को चेंज करके गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर की फिलोसफी अपना ली, तो गवर्नमेंट का काम बढ़ गया। जब काम बढ़ा तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का काम बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर दे दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर दे दी गई, बहुत सारा काम दे दिया गया, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई। जब पावर दी गई तो उनके ऊपर चेक भी बनाना था, तो चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हो गई। पहला रीज़न ये था। सोशल वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट सब कुछ रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट लोगों को अधिकार देती नहीं है, गवर्नमेंट लोगों के राइट्स को केवल बताती नहीं है पर उनके राइट्स को एनफोर्स भी करवाती है, दावा करती है कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ हम एनफोर्स करेंगे। तो ये है सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। तो गवर्नमेंट की फिलोसफी में चेंज आया, गवर्नमेंट की जो विचारधारा थी लेजिस्लेचर की, इससे चेंज करके गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर स्टेट की विचारधारा को अपना लिया, और जब अपनाया गवर्नमेंट का काम बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का काम बढ़ गया, और काम बढ़ गया तो उनको चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हो गई। दूसरा जो मेन पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ होने का के पीछे क्या कारण रहा, वो था डिमांड ऑफ पीपल। वो था डिमांड ऑफ पीपल। आपको पता है कि पुराने समय में लोगों को इतना पता नहीं होता था, पुराने समय में लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं था, अपने राइट्स का पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में चला पता कि हमें जीने का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, हमें राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है। तो लोगों का जैसे जैसे लोगों को ये बात समझ आई कि हमारे पास काफ़ी अधिकार होने चाहिए, और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है हमें अधिकार दे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर कोई इंडिविजुअल हमारे राइट्स का हनन करता है तो ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करे, हमारे राइट टू लाइफ को बचाए, राइट टू फ्रीडम को बचाए, ये ड्यूटी है स्टेट की। तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमारे अधिकारों को बचाओ, हमें अधिकार दो प्लस उनको बचाओ, उनको प्रोटेक्ट भी करो। जब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी तो गवर्नमेंट का काम बढ़ना शुरू हो गया, गवर्नमेंट पे प्रेशर आना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट ने काम, जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बहुत सारी पावर दे दी गई, बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर चेक तो बनाना था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर चेक तो बनाना था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट होना शुरू होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी ग्रो कर गया। अब जो तीसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ का जो कारण बना वो है इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम। इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम। हमारी कंट्री में आपको पता है लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इतने बिजी होते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये माइनर मुद्दों पे भी लॉ बनाएं, ना ही इनके पास इतनी क्षमता होती है, इतना नॉलेज होता है कि ये टेक्निकल मैटर पे लॉ बना सकें। जैसे कि मान लो डॉक्टर्स कोई मेडिकल लाइन में लॉ बनाना है तो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको पॉलिटिशियंस का ज़्यादा नॉलेज है तो मेडिकल लाइन का कम होगा। या अगर मान लो एनर्जी पे लॉ बनाना है, पावर पे, बिजली की पावर पे लॉ बनाना है, तो इनका नॉलेज इतना नहीं होता कि ये लॉ बना सके। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है जिसका नाम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो हमारी कंट्री में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट जो है वो अपनी लॉ मेकिंग पावर
कानून बनाने की जो उसकी शक्ति है वो उसको डेलीगेट कर दे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को। अर्थात जब पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर जो है या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने की जो पावर है उसको एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं और एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कि आप लॉ बनाओ, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर क्या है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लॉ बनाती हैं। और जैसे ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लॉ बनाने के लिए बोला गया, उनको कहा गया लॉ बनाओ, उन्हें लॉ बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। तो जैसे जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने रूल रेगुलेशन बनाए तो उनका काम भी बढ़ गया, उनकी पावर्स बढ़ गई, उनके फंक्शन बढ़ गए। तो उनकी पावर्स पे चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी ग्रोथ हुई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ होने का एक कारण ये भी था कि इन एडुकेसी हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम में लेजिस्लेटिव सिस्टम इनएडिक्वेट है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि ये टेक्निकल मैटर में लॉ नहीं बना सकते, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ये माइनर डिटेल को नहीं देख सकते, छोटे छोटे मुद्दों पे लॉ नहीं बना सकते, टाइम नहीं होता इतना। तो सारा का सारा बर्डन दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे। जब इनके पास बर्डन हुआ, इनके पास काम गया, तो इनके ऊपर चेक भी बनाना था। अब चेक बनाने के लिए ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तीसरा कारण क्या, डेवलप होने का, इन एडुकेसी ऑफ द लेजिस्लेटिव सिस्टम इन इंडिया। जो फोर्थ पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ के पीछे जो कारण है वो है स्लो एंड एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। जब चौथा पॉइंट है वो है स्लो एंड एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस। स्लो एंड एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल प्रोसेस। जो इंडिया में जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको पता ही है। अगर कोई केस कोर्ट में चलता है तो कोर्ट बाउंड होता है कि कोर्ट को सीपीसी के प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ता है, इंडियन एविडेंस के प्रोविज़न को फॉलो करना पड़ता है, सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो कोर्ट किसी भी केस को डिसाइड करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा देता है। तो बड़ा स्लो प्रोसीजर है कोर्ट का, हमारे कोर्ट का। हमारे जुडिशियल प्रोसेस में जो कोर्ट है बहुत ही स्लो काम करते हैं। इवन दो स्लो भी काम करते हैं, साथ में एक्सपेंसिव भी हैं। लोगों को बार बार आना पड़ता है, बार बार खर्चा करना पड़ता है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, कोर्ट फीस देनी पड़ती है। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कि जो कई मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जल्दी जल्दी डिसीजन मिले, जल्दी जल्दी डिसीजन मिले और साथ में पैसा भी खर्च ना हो, इस समस्या का हल करने के लिए हमारी कंट्री में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है हमारी कंट्री की, वो इस कंसेप्ट के जरिए वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने लगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज खुद जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने लगी हैं, उनको जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने का राइट दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के रूप में केसेस को सुनती हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हैं वो ना तो एविडेंस को फॉलो करते हैं, ना सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, ना सीपीसी को। ये अपने दिमाग से और नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डिसीजन देते हैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि दोनों पार्टी को सुनना, हियर द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी को सुन के डिसीजन देते हैं अपने दिमाग से, क्या सही है क्या गलत है, इक्विटी को फॉलो करते हैं। और हुआ क्या है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का काम बढ़ गया है क्योंकि उनको लॉ को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए बोल दिया गया। जुडिशरी का जो काम था वो भी दे दिया गया, जजमेंट देने का काम दे दिया गया। तो इनका काम बढ़ गया। जब इनका काम बढ़ गया, इनको इतनी पावर दे दी कि इतना कुछ फंक्शन करने के लिए बोल दिया गया, तो इनके ऊपर चेक बनाना भी जरूरी था। तो जैसे ही इनका काम बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की डेवलपमेंट हुई, दिस आल्सो बिकम वन ऑफ द मेन कोज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के कामों पे चेक बनाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ का कारण एक ये भी है। हाँ जी, जो पांचवा मेन कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ होने का वो है
अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ का कारण एक ये भी है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट मिले हैं। मतलब ये हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं ना, जब वो काम करती हैं, जब वो लॉ बनाती हैं, जब वो रूल्स बनाती हैं, तो उनके रूल्स लॉ बनाने बड़े इजी होते हैं, वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कभी भी बना सकती हैं और कभी भी चेंज भी कर सकती है। अगर बात की जाए पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ की, तो बड़ा लंबा टाइम चल लगता है। पहले एक हाउस बिल को पास करेगा पार्लियामेंट का, फिर दूसरा हाउस उस बिल को पास करेगा, फिर वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा, साइन होंगे, उसके बाद वो एक्ट बनेगा। वैसे ही लॉ को ख़त्म करना बड़ा टफ होता है, समाप्त करना बड़ा टफ होता है, ख़त्म करना बड़ा टफ होता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो बड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ये रूल को ऐसे बना देती हैं, ऐसे रूल को बनाएंगी, ऐसे ही ख़त्म कर देंगी। एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने ओड इवन का सिस्टम चलाया था। एक दिन ओड गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन ओड नंबर वाली गाड़ियाँ जाएंगी, एक दिन इवन वाली गाड़ियाँ जाएंगी। एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा कंटिन्यू करा, बुरा लगा ख़त्म कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे एक बार बोल दिया कि शादी में 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, शादी में 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। दूसरी बार क्या बोल दिया डीसी साहब ने कि 20 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अर्थात एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि रूल जल्दी जल्दी बनते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। देख लिया कि 50 बंदों से बात बन रही है, यहाँ बन रही है, कंटिन्यू कर दो। नहीं 50 से बात नहीं बन रही, 20 करने पड़ेंगे, 20 कर दो। पर अगर पार्लियामेंट की बात कीजिए, पार्लियामेंट को बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो इस मुसीबत का सोल्यूशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम बढ़ गया, उनको काम दे दिया गया कि आप ही रूल्स बनाओ। जब उनका काम बढ़ा, जायज़ सी बात है, उनका काम बढ़ना जरूरी भी था, उनको फंक्शन, उनको पावर देना जरूरी भी थी, उनको काम देना जरूरी भी था। क्योंकि वो जब काम करती हैं तो अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपेरिमेंट की, कि वो जल्दी जल्दी काम करेंगी, एक्सपेरिमेंट करेंगी, अगर अच्छा लगा कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगा ख़त्म भी कर देंगी। पर जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो उतना काम नहीं करता। तो मतलब बोलना मेरा ये है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट भी एक कारण बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम बढ़ गया। अब उनका काम बढ़ा, उनको पावर दे देगी, बहुत सारे फंक्शन दे दिए, तो उनके ऊपर चेक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। दोस्तों जो छठा पॉइंट है, जो रीज़न है छठा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ के लिए, वो है नॉन टेक्निकल कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देखो हमारी कंट्री में प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। जुडिशियल प्रोसेस जुडिशरी फॉलो करती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस लेजिस्लेचर्स फॉलो करते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ फॉलो करती हैं। पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बहुत ही नॉन टेक्निकल नेचर का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ प्रैक्टिकल चीज़ों को देखती है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल जिनको अपनाया जा सके वैसा काम करती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी के ऊपर चलती रहेगी, थ्योरी के ऊपर लेजिस्लेटिव ऑर्गन लॉ बना देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब एग्जीक्यूट करने जाती है तो देखती है कि ग्राउंड लेवल पे कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली काम करती है, और प्रैक्टिकली काम करने की वजह से रूल्स भी वैसे बनाती है, रेगुलेशन भी वैसे बनाती है। तो मतलब मेरा ये हुआ बोलने का कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो बहुत नॉन टेक्निकल नेचर का होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जुडिशियल प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है, जो जुडिशरी है, कोर्ट है, उनको बड़ा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, सीपीसी के लंबे लंबे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के रूप में काम करती है, तो ना तो ये एविडेंस को फॉलो करती है, एविडेंस के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, ना ये सीपीसी के टफ एंड टेक्निकल प्रोसीजर को फॉलो करती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो केवल नेचुरल जस्टिस को के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और जजमेंट देते हैं। तो मतलब जल्दी जजमेंट देते हैं। मतलब उन्हें ये हुआ कि
जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनका प्रोसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो बड़ा नॉन टेक्निकल नेचर का होता है, टेक्निकलिटीज़ को फॉलो नहीं करते। तो ये भी एक कारण बना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेवलपमेंट का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम बड़ा, क्योंकि वो टेक्निकल होता है प्रोसेस, वो नॉन टेक्निकल होता है, उनको ज़्यादा काम दे दिया गया। जब काम दिया गया तो चेक भी बनाना था, उनको रेगुलेट भी करना था, कंट्रोल भी करना था। आपने पढ़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट लॉ विच रेगुलेट द विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी डेवलपमेंट होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो 7वां पॉइंट है, जो रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ होने का, वो है इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। देखो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे वर्ल्ड में बहुत फेमस रही हैं। एक समाजवादी विचारधारा जिसको बोलते हैं सोशलिज्म आइडियोलॉजी, दूसरा पूंजीवादी विचारधारा जो होती है कैपिटलिज्म, पूंजीवादी कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म होता है उसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो है वो देश में जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कंट्रोल में रखेगा। प्राइवेट इंडिविजुअल का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। पूंजीवादियों का मानना ये होता है, कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर बात की जाए सोशलिज्म की, सोशलिस्टिक की या समाजवाद की, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद बड़े बड़े उद्योगों को अपने कंट्रोल में रखेगी। बड़े बड़े जो भी सिस्टम है देश में, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, सब चीज़ें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगी और अपने कंट्रोल में रखते हुए वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी, लोगों को फैसिलिटीज़ देगी। तो हमारी कंट्री में हुआ क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी भी डेवलप हुआ है। हमारी कंट्री में भी सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है, सोशलिज्म का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटी को अपने हाथ में रखा है, रेलवे को अपने हाथ में रखा है, ट्रांसपोर्ट को, काफ़ी कुछ, एजुकेशन को। तो जब गवर्नमेंट इतना कुछ काम खुद करेगी, इतने ज़्यादा विभाग अपने पास रखेगी, खुद रेगुलेट करेगी, मैनेज करेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का काम बढ़ेगा, आपको पता है। और जब बढ़ेगा तो उनके ऊपर चेक भी बनाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ तभी तो हुई। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स द लॉ विच रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए ही डेवलप हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं है कि केवल सोशलिस्टिक पैटर्न है पूरा रिजिडली, ऐसा नहीं है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है, अर्थात समाजवाद पूंजीवाद दोनों को फॉलो किया जाता है। इंडिया में कुछ उद्योगों पे गवर्नमेंट का अधिकार है, कंट्रोल है, पर कुछ जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी है। एजुकेशन गवर्नमेंट भी देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में। मेडिकल फैसिलिटी भी वैसा ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। अर्थात इंडिया में दोनों चलता है। पर इंडिया में सोशलिस्टिक भी है ही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है ही है। एजुकेशन उसके पास है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और भी बहुत कुछ, एटॉमिक है, एनर्जी है, पावर्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो गवर्नमेंट का काम तो बड़ा है ना। तो उनके काम के बढ़ने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डेवलप हुआ है। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था सोशल वेलफेयर स्टेट। सोशल वेलफेयर स्टेट भी कंसेप्ट इससे डील करता है। सोशल वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है ना कि जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी में लोगों को एजुकेशन देने के लिए उत्तरदायी है। वो सोसाइटी के लोगों को एजुकेशन देगी, हेल्थ फैसिलिटी देगी, मेडिकल फैसिलिटी देगी, सब कुछ। तो जब गवर्नमेंट का काम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, कोई लॉ तो होना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हुई है। तो ये 7 पॉइंट आपने याद रखना दोस्तों। इन 7 पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रो करने के, डेवलप करने के क्या क्या कारण थे, क्या रीज़न थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनी सपोर्ट बनाएं, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।